में देखिए अलिफ लैला प्रतिदिन शाम 4 बजे डीडी नेशनल पर। सेविंग्स और डिजिटल मार्केटिंग पर बेस्ड खास प्रोग्राम पैसा बोलता है लेकर हाजिर हूं मैं फरीना खान। हमारी आज की खास पेशकश में बात मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की। इसमें दरियाफ्त और कीमत के जोखिम मैनेजमेंट का एक बेहतरीन रास्ता है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी MCX दरअसल ऑनलाइन कमोडिटी ट्रेडिंग एक्सचेंज को हुकूमत हिंद के जरिए 2003 में कायम किया गया और इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में वाक़ है। ये भारत का सबसे बड़ा कमोडिटी डेरिवेटिव का एक्सचेंज है। और क्या है इसकी खास बातें और कैसे अशिया की वाजिब कीमतों की दरियाफ्त और कीमतों के जोखिम को मैनेज करने का बेहतरीन रास्ता है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खुद दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं MCX के वाइस प्रेसिडेंट संजय गाखर जी। और सर, हम आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही हमारे साथ जामिया मिल्लिया इस्लामिया के प्रोफेसर डॉक्टर नौशाद मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहला सवाल सर मैं आपसे करना चाहूंगी। सर, अगर हम अपने नाज़रीन को समझाना चाहें, अपने व्यूअर्स को समझाना चाहें कि MCX क्या है, अगर आसान जुबान में समझाना चाहें तो क्या है MCX? आपने बिल्कुल उचित कहा। MCX का जो मुख्य उद्देश्य है वो प्राइस डिस्कवरी और प्राइस रिस्क मैनेजमेंट है। इसमें आपको फ्यूचर के प्राइसेस की विजिबिलिटी रहती है। अलग अलग तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जिनको हम बोलते हैं, वो ट्रेड होते हैं। सो मुख्य जो सेगमेंट है, 4 तरीके के सेगमेंट हैं जो MCX में ट्रेड होते हैं। बुलियन सेगमेंट है जिसमें सोना और चांदी आते हैं। एनर्जी सेगमेंट है जिसमें क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस आते हैं। बेस मेटल सेगमेंट है जिसमें इंडस्ट्रियल मेटल्स आती हैं जैसे कि जिंक, एल्युमिनियम, निकल, कॉपर। और एग्रीकल्चरल सेगमेंट जो है उसमें मुख्य तौर पे कॉटन और मेंथा ऑयल के कॉन्ट्रैक्ट आते हैं। इन कॉन्ट्रैक्ट्स का फ्यूचर्स और कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में ऑप्शंस का जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी ट्रेड होता है MCX के प्लेटफॉर्म पे। आपने बिल्कुल ठीक कहा, MCX आज भारत का एक मुख्य कमोडिटी एक्सचेंज है। 2025 में MCX का जो मार्केट शेयर था वो 98% से ज़्यादा था कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट में, और 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। आज के दिन ये सेबी द्वारा रेगुलेटेड है। जैसे स्टॉक मार्केट भारत के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही कमोडिटी एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म भी बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत के लिए। बिल्कुल। तो 2003 में इसका कयाम हुआ और 2003 से ही ये लोगों में काफी मकबूल होने लगा। और जैसा कि अभी सर ने भी बताया कि इसका जो स्टॉक प्राइस है वो भी काफी उरूज पर है। अब सर मैं आपसे समझना चाहूंगी, अगर हम अपने नाजरीन को समझाना चाहें कि आखिर MCX का वो इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और हिंदुस्तान की फाइनेंशियल मार्केट के अंदर क्या अहमियत है, क्या रोल है, थोड़ा सा आसान जुबान में समझाइए। डेरिवेटिव्स मार्केट अगर आप देखेंगे, चूंकि लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा शेयर मार्केट में हुआ है, बहुत ज़्यादा लोगों ने उसमें इन्वेस्टमेंट किया है और उसमें जोखिम भी बहुत ज़्यादा है और अभी लोगों को कमाई भी नहीं हो रही है, तो लोगों को कमोडिटी मार्केट की तरफ रुझान बढ़ रहा है। क्योंकि शेयर मार्केट 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक चलता है और डेरिवेटिव मार्केट 9 बजे से 11:30 बजे रात तक चलता है। तो वैसे लोग जो ऑफिस की वजह से वो ट्रेड नहीं कर पाते हैं, उनके लिए एक बहुत सुनहरा मौका है। वो MCX के थ्रू जो है वो डेरिवेटिव में ट्रेड कर सकते हैं और ऑफिस पे आने के बाद वो ये देख सकते हैं और अपनी रिस्क एनालिसिस कर सकते हैं। ये रिस्क एनालिसिस जो कहते हैं, तो ये बढ़ावा इसलिए भी हुआ है कि अभी गोल्ड का प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गया था और उसके बाद लोगों में रुझान ये हुई और गोल्ड की लोग ट्रेडिंग करना चाहते थे। तो या तो MCX में करने से, या तो जिन चीजों में आप कर रहे हैं, या तो प्रेशस मेटल कर रहे हैं, या बेस मेटल कर रहे हैं, या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कर रहे हैं, या फिर क्रूड ऑयल कर रहे हैं। मोस्टली इसमें ट्रेडिंग क्या होता है, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल,
इन सब चीजों की जो है ज्यादा ट्रेडिंग होती है, एनर्जी की ट्रेडिंग होती है और इसकी बहुत ग्रोथ हो रही है। तो उसको आप ऑप्शन ऑफ फ्यूचर के से आप कर सकते हैं, उसकी रिस्क एनालिसिस करते हैं और रिस्क एनालिसिस के हिसाब से आप ये करते हैं। और ये बहुत अच्छा मौका है कि आप लोगों से थोड़ी सी स्टडी करके, थोड़ा सा ये जान करके के आप इसमें भी पैसा कमा सकते हैं, एग्रीकल्चर में भी कमा सकते हैं, हेजिंग भी की जा सकती है। और उसमें इवन किसान, हालांकि वो अभी पॉपुलर इतना नहीं हुआ है, लेकिन किसान भी हेजिंग करके, इंडस्ट्री भी हेजिंग करके, जैसे गोल्ड में या फिर जैसे और भी सब चीजों में करके प्राइस कंट्रोल कर सकते हैं और अपना नुकसान बचा सकते हैं। बिल्कुल। तो बहुत सारे मतलब तरीके से इसमें अब पैसा इन्वेस्ट करके सरमायाकार जो है वो अपना पैसा लगा के उससे पैसा मुनाफा कर सकता है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। सर अगर मैं आपसे समझना चाहूं, फाइनेंशियल सिस्टम, अगर हिंदुस्तान के फाइनेंशियल निजाम की बात करें तो किस तरह से जो MCX है वो एक अहम किरदार, अहम रोल अदा कर रहा है? फाइनेंशियल सिस्टम के जो 4 मुख्य हिस्से हैं, एक स्टॉक मार्केट है, एक फॉरेन एक्सचेंज का मार्केट है, एक डेट मार्केट है और एक कमोडिटी डेरिवेटिव्स का मार्केट है। हर एक मार्केट का अपना उद्देश्य है। MCX का उद्देश्य, जैसे मैंने कहा, प्राइस डिस्कवरी और प्राइस रिस्क मैनेजमेंट है। आपको फ्यूचर के प्राइसेस की विजिबिलिटी एक पारदर्शी तरीके से आपको MCX के प्लेटफॉर्म पे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स लिस्टेड हैं उनमें पारदर्शी तरीके से प्राइसेस विजिबल रहते हैं। और किसान सॉरी अगर कोई एक बहुत ही मुख्य सेगमेंट जो हमारे पार्टिसिपेंट्स में आता है, जिसको हम लोग हेजर बोलते हैं, बेसिकली ये मार्केट जो बना है वो हेजर्स के लिए ही बना है। सबसे ज़्यादा जो रिस्क है एक किसान को इस बात का रहता है कि अगर उसने फसल पैदा कर दी तो उसको ऐसा दाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि उसकी फसल से उसको प्रॉफिट होएगा कि नहीं होएगा। तो अगर उसको प्राइसेस, फ्यूचर के प्राइसेस की विजिबिलिटी कहीं से भी आती है तो किसान डिसाइड कर सकता है कि उसको फसल आज बेचनी है या फ्यूचर के प्राइस पे वो अपना प्राइस फिक्स कर सकता है MCX के माध्यम से। इसी तरीके से कोई भी मैन्युफैक्चरर अगर इंडस्ट्रियल मेटल को यूज़ करके कोई फिनिश प्रोडक्ट बना रहा है और एक तरफ का प्राइस उसने फिक्स कर लिया है, सेल करने का प्राइस फिक्स कर लिया है, और बाय करने की साइड में या तो उसके पास मटेरियल नहीं है या उसको बाद में खरीदना है, लेकिन अगर उसको प्राइस ही फिक्स करना है, प्राइस का इंश्योरेंस लेना है, तो MCX के प्लेटफॉर्म पे जाके वो खरीद सकते हैं। और बाद में जब भी नॉर्मल अपनी मार्केट से अपना जो स्टॉक खरीदेंगे, MCX से वो अपना पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो सेगमेंट है उसको हम लोग हेजर सेगमेंट बोलते हैं या वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट बोलते हैं, जो प्राइस की वॉलेटिलिटी को अवॉइड करने के लिए MCX का प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। बिल्कुल। तो अगर देखा जाए तो इसमें चाहे वो किसान की बात हो, चाहे एक आम आदमी हो, हर कोई पैसा इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन अगर मैं प्रोसेस को समझना चाहूं कि आखिर क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से एक आम आदमी अपनी शुरुआत MCX पे कर सकता है, प्रोफेसर नौशाद थोड़ा सा आपसे समझाइए कि किस तरह से MCX पर एक आम आदमी या एक आम किसान शुरुआत कर सकता है। उसमें आप किसी भी कहीं भी अपना अकाउंट, जैसे डेरिवेटिव अकाउंट बनाते हैं, या तो आप स्टॉक में बनाते हैं, जीरोधा में बनाते हैं, MCX में बनाते हैं, और वहां से आप जो है वो डेरिवेटिव ट्रेडिंग कर सकते हैं। और उसमें थोड़ी जानकारी आपको चाहिए। उसमें आपको पुट और ऑप्शन में लेना पड़ेगा। आप फ्यूचर्स भी ले सकते हैं। और उसमें जैसे जैसे सपोज आप वादे बाजार में देखते हैं कि आज आप जो चीज खरीद रहे हैं कल उसकी क्या रहेगी। जैसे सोना, अभी आपने सोना देखा, सोना में बहुत उछाल आया और बहुत प्राइस बढ़ने लगा। उसकी वजह से क्या हुआ कि कंज्यूमर्स को तो परेशानी हुई, इवन आपके इंडस्ट्री को भी, क्योंकि उन्होंने जो सपोज ऑर्नामेंट्स बनाए तो उनको महंगे में सोने लेने पड़े। और तो इसीलिए वो हेजिंग करते हैं। हेजिंग करके वो पुट और ऑप्शन सबसे पहले जो है खरीदते हैं और फ्यूचर्स में भी लगाते हैं, ताकि उसको हेजिंग करके वो अपनी लॉसेस बचा पाते हैं।
तो उस तरह से आप भी अगर थोड़े से, जैसे मान लीजिए गोल्ड है, कोई जरूरी नहीं है उसमें, गोल्ड में 1 किलो भी खरीदा जा सकता है, उसके लिए छोटा पेटल्स भी खरीदा जा सकता है और कम पैसे में भी आप इसमें निवेश कर सकते हैं और अपने रिस्क के अनुसार आप जितने दिन में जो है वो कंट्रैक्ट को आगे बढ़ा सकते हैं। इसी तरह क्रूड ऑयल में भी है, इसी तरह आपके एनर्जी प्रोडक्ट्स में भी है, इसी तरह आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में भी है। और बड़ी अच्छी बात है किसानों के लिए ये एक बहुत अभी हालांकि ये इतना पॉपुलर नहीं हुआ है, अराउंड 88% जो है जनरली बेस मेटल्स और मेटल्स में होता है और 12% जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में होता है, लेकिन इसको अगर ज्यादा बढ़ाया जाए तो किसानों को बहुत फायदा हो गया। आप अगर सोचिए एक किसान कंपनी है, एक किसान है और एक दूसरा एक किसान किचप बनाने वाली कंपनी है, तो उनको अगर मान लिया टमाटर चाहिए तो टमाटर की कभी महंगा हो जाता है, कभी सस्ता हो जाता है, तो नेचुरली किसान को सही दाम नहीं मिल पाता है। तो वो क्या है कि वो वायदा बाजार में जाके वो कंट्रैक्ट कर सकते हैं, वो कंपनी से कंट्रैक्ट कर सकते हैं कि अगर 50 रुपए की किलो का है तो वो जो है उनसे खरीद लेंगे। तो उसी तरह से एमसीएक्स में भी आप जाके कंट्रैक्ट कर सकते हैं, पुट और ऑप्शन आप जो है वो खरीद सकते हैं। आप जो चीज बना रहे हैं, जैसे मान लिया आप गोल्ड ये कर रहे हैं तो उतने का गोल्ड जो आपको जरूरत होगी आप गोल्ड खरीद ले सकते हैं और उसके बाद अगर मान लिया उसकी प्राइस चेंज होती है तो उसको जाके आप बेच दे सकते हैं। तो इन तरह से आप ट्रेडर्स हुआ तो एज अ ट्रेडर भी आप काम कर सकते हैं, एज अ मैन्युफैक्चरर भी आप काम कर सकते हैं और एक एज अ इन्वेस्टर भी आप काम कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इनकी टाइमिंग जो है, जैसे शेयर मार्केट में 9 बजे से 3:30 बजे तक का कार्यकाल रहता है, इसमें 9 बजे से 11:30 बजे रात तक रहता है। तो क्या है कि बहुत से लोग जो एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हैं, जो काम कर रहे हैं, वो अपने ऑफिस के बाद भी वो इसमें थोड़ी सी स्टडी करके, थोड़ा सा अपनी रिस्क एनालिसिस कर करके वो जो है ऑप्शंस और फ्यूचर्स में इसमें ट्रेड कर सकते हैं, डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर सकते हैं और अच्छी कमाई कर सकते हैं। बिल्कुल, चाहे बात खाम तेल की कीमतों की हो, चाहे बात जरी अशिया की हो, हर चीज में जो ट्रेडर्स हैं वो इसमें ट्रेड कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा सर आपने। सर मैं आपसे समझना चाहूंगी कि अगर हम बोलें कि कोई एमसीएक्स में एंटर करना चाहता है तो वो क्या खास बातें हैं, वो क्या बुनियादी चीजें हैं जिनका उनको ख्याल रखना चाहिए इस मार्केट में एंट्री करने से पहले? सो एमसीएक्स का मार्केट क्योंकि फ्यूचर्स और ऑप्शंस ही यहाँ पे ट्रेड होते हैं, एक लीवरेज मार्केट है सॉरी डेरिवेटिव मार्केट है, लीवरेज मार्केट है। आपको मार्जिन के आधार पे आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो सेबी का पिछले साल एक अध्ययन आया था जिसमें ये पाया गया कि 90% से ज़्यादा जो फ्यूचर और ऑप्शन सेगमेंट में जो कैपिटल मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं लोग, उनको नुकसान हुआ है क्योंकि ये जीरो सम गेम है। बहुत सावधानी से आपको इस मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अपने रोल की क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप एक हेजर के तौर पे आ रहे हैं या एक स्पेकुलेटर या ट्रेडर के तौर पे आ रहे हैं। अगर आप एक हेजर के तौर पे आ रहे हैं तो क्या आप एक डायनेमिक हेजिंग आप कर रहे हैं या पैसिव हेजिंग कर रहे हैं, वो इंस्ट्रूमेंट को स्टडी करके आपको निर्धारित करना रहता है। अगर आप एक ट्रेडर के तौर पे या स्पेकुलेटर के तौर पे आ रहे हैं तो जिस भी प्रोडक्ट में आप ट्रेड कर रहे हैं, फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं या ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, उसकी जानकारी पूरी आपको होना जरूरी है और पूरा अध्ययन करके इस मार्केट में आइए। क्योंकि दोबारा मैं बोलता हूँ, ये जीरो सम गेम है, किसी का प्रॉफिट होता है, किसी का नुकसान होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि इस मार्केट में जो भी ट्रेड करता है वो सिर्फ प्रॉफिट ही कमाता है। किसी को प्रॉफिट, किसी को नुकसान, तो अपने को अध्ययन करके इस मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाहिए। मैं ये सलाह दूंगा कि जब आप नए एक इन्वेस्टर के तौर पे या ट्रेडर के तौर पे इस मार्केट में आए तो एमसीएक्स के प्लेटफॉर्म पे जैसा साहब ने कहा, गोल्ड के 5 वेरिएंट ट्रेड होते हैं। 1 ग्राम से लेके 1 किलो तक के कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होते हैं और 1 ग्राम का कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको ट्रेड करना है तो उसमें मार्जिन बहुत कम लगता है। तो छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स से अपना ट्रेडिंग स्टार्ट करिए और उसके बाद अगर आप उसमें अपनी स्किल्स बना सके ट्रेडिंग में तो आपको आगे बढ़ना चाहिए।
बिल्कुल। तो ये जरूरी नहीं है कि जो भी इसमें आए उसको मुनाफा ही हो, नुकसान भी हो सकता है। इसलिए जो सही मुताला है, जो प्रॉपर एजुकेशन है, प्रॉपर लिटरेसी जो है, वो बेहद जरूरी है यहाँ पर। प्रोफेसर नौशाद, मैं आपसे समझना चाहूंगी, अगर हम देखें जैसा अभी सर ने भी कहा कि या तो वो हेजर की हैसियत से उस मार्केट के अंदर एंट्री करेगा या फिर स्पेक्युलेटर या फिर ट्रेडर की हैसियत से। तो जब अगर एक ट्रेडर एंटर कर रहा है मार्केट में, तो ऐसी क्या खास जो चीजें हैं जो उसके दिमाग में होनी चाहिए, जो उसको पढ़नी चाहिए उससे पहले, वो ऐसी क्या खास चीजें हैं? और अगर हम जामिया मिल्लिया इस्लामिया में भी देखें इस तरह की एजुकेशन जो है वो दी जाती है, तो क्या खास चीजें वहां पे पढ़ाई जाती हैं जिससे जो एमसीएक्स में जो लोग एंट्री कर रहे हैं उनको उन बातों का ख्याल रखना होगा? सबसे पहले तो मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट को जानना होगा, उसकी रिस्क फैक्टर को जानना होगा, डेरिवेटिव्स को जानना होगा, और कैसे ट्रेडिंग करेंगे, और ट्रेडिंग करने के बाद जैसे ऑन दी मनी करेंगे या कॉल और पुट खरीदेंगे, कैसे खरीदेंगे, उसकी पूरी प्रोसेस का जो है उनको अंदाजा होना चाहिए। ये हालांकि ये बड़ा मिलता जुलता शेयर मार्केट ही इसकी तरह है जो डेरिवेटिव्स, क्योंकि बट क्या है कि इसमें रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है। आप कोई भी अगर मान लिया इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हेवी इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ता है। लॉट साइज में ज्यादा ठीक है, अब बढ़ाने के लिए जो है गोल्ड वगैरह में कम कर दिया है। तो अगर क्या है कि छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से करें, पहले पेपर ट्रेडिंग के से करके सीखें, उसके बाद क्या है कि जैसे आप गोल्ड में करना चाह रहे हैं तो गोल्ड में ऐसा नहीं कि आप 1 किलो एक बार खरीद लीजिए। आप हालांकि आपको जो एजेंट्स रहते हैं या जो भी एक्सचेंज रहते हैं वो आपको 20% मार्जिन पर दे देंगे, लेकिन अगर मार्जिन वो चली गई, वो फौरन चली भी जाएगी, उसमें घाटा भी आपको हो जाएगा। तो आपको ये देखना है कि आप उसमें गिंदी से या पेटल से आप उसमें 1-1 ग्राम का करके देखें और उसमें देखें कैसे फ्लक्चुएशन होता है, क्योंकि खास करके बुलियन में अगर आप देखेंगे तो बड़ा वेरिएशन होता है। अगर आप और जैसे शेयर मार्केट में होता है, ये कंज्यूमर बिहेवियर एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। कमा वही पाता है जिसमें लालच कम होता है और वो लालच को समझ पाता है। तो ये एक बिहेवियरल एनालिसिस बहुत बड़ी ये चीज है, उसकी फाइनेंशियल एनालिसिस, इसकी पढ़ाई होती है, इसकी एनालिसिस होती है, और आपको चार्ट्स या फिर आपको वो डेरिवेटिव्स के चार्ट्स की उसकी स्टडी करनी पड़ेगी। फाइनेंशियल एनालिसिस पूरी उसकी एनालिसिस के कोर्सेज होते हैं। हमारे जामिया में भी शॉर्ट ये कोर्सेज हैं, वो सब कोर्स करके जैसे मान लिया फाइनेंस जो करते हैं और एनालिटिक्स ये करते हैं, तो उन सब से करने से आपको ये होगा। फिर आप इवन ये देख सकते हैं जैसे मार्केट में करेक्शन आता है तो कैसे ग्राफ देखा जाता है, कैसे आप उसमें एनालिसिस देख सकते हैं। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा, कैसे ट्रेंड एनालिसिस देखना पड़ेगा, रिस्क फैक्टर देखना पड़ेगा, और ये सब ग्राफ्स की आप कैसे स्टडी करेंगे, ये सब का आपको अध्ययन करना पड़ेगा। तब जाकर के देखिए, कोई भी चीज ये आसान नहीं होती है, आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको एनालाइज करना पड़ेगा। तब भी पैसा ऐसा नहीं है कि भाई आप रिस्क लीजिएगा तो उतना ज्यादा आपका बड़े अच्छे से बताया कि एमसीएक्स में आपको पैसा लगाएंगे तो वो फौरन खत्म भी हो जाएगा। तो आपको ये देखना है, कम पैसा लगाइए, आप अपना रिस्क फैक्टर देखिए, आप देखिए कि कैसे आप एनालाइज करके उसका फायदा उठा सकते हैं और उसका भरपूर आप फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल, चाहे वो बिहेवियरल डेरिवेटिव्स की बात हो, चाहे वो चार्ट स्टडिंग की बात हो, इन सारी चीजों के साथ साथ जो एक और जो यहाँ पर अहम बात है, जो हमेशा चाहे वो ट्रेडर हो या फिर हेजर हो, उसके दिमाग में एक बात जब रहती है, जो जब वो एंटर करते हैं तो उनके दिमाग में एक बात ये रहती है कि क्या ये शेयर मार्केट की तरह है, या ये शेयर मार्केट जैसा ही है, या ये सिर्फ शेयर मार्केट मतलब जिस तरह से हम शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं ये वैसा ही है। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, अगर हम देखें कि किस तरह से, अगर हम देखें अगर एक जो बुनियादी फर्क है शेयर मार्केट में और एमसीएक्स में, अगर हम वो अपने व्यूअर्स को समझाना चाहे तो वो क्या है? शेयर मार्केट में आप जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं, जैसा एक्सपर्ट लोग सलाह देते हैं कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। जब भी आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, डायरेक्ट शेयर्स खरीदते हैं या म्यूचुअल फंड के रास्ते से शेयर्स खरीदते हैं, आप उस कंपनी की ग्रोथ का एक तरीके से, क्योंकि आपका मालिकाना उसमें हक हो जाता है, जितने भी आप शेयर खरीदते हैं उस कंपनी की ग्रोथ का आप हिस्सा बन जाते हैं
और सलाह यही दी जाती है एक्सपर्ट्स द्वारा कि अगर आप लॉन्ग टर्म तक आप उसमें इन्वेस्टेड रहेंगे तो आपको, अगर वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो आपको उसका डिविडेंड के माध्यम से या उसके जो मूल्य में बढ़ोतरी के माध्यम से आपको उसका फायदा मिलेगा। सो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक मार्केट बना हुआ है। कमोडिटी मार्केट में मोटा मोटी दो तरीके से आप इसको देख सकते हैं। ज़्यादातर कमोडिटीज़ या जिसको हम लोग रॉ मटेरियल भी बोलते हैं, ये कंजम्पशन एसेट्स होते हैं। आप किसान पैदा करता है मेंथा ऑयल, उसकी खपत हो जाती है। क्रूड ऑयल पंप किया जाता है जमीन से, उसकी खपत हो जाती है। तो नॉर्मली कमोडिटीज़ को हम लोग कंजम्पशन एसेट्स के तौर पे मानते हैं। हालांकि जो प्रेशियस मेटल्स का सेगमेंट है जिसमें सोना चांदी आ जाते हैं, उसको हम इन्वेस्टमेंट एसेट के तौर पे भी देख सकते हैं। तो कमोडिटी मार्केट का जो उद्देश्य है, मैं दोबारा कहना चाहूँगा, फ्यूचर के प्राइसेस के रिस्क को कवर करने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे आपको प्राइसेस दिखते हैं और उन प्राइसेस को देख के आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि इस प्राइस पे मेरे को लेना चाहिए या इस प्राइस पे मेरे को बेचना चाहिए। सो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो सेगमेंट है कमोडिटी मार्केट में या कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट में, वो हेजर्स है। सेबी जो इस मार्केट का रेगुलेटर है, सेबी ने ऐसे बहुत सारे कदम उठाए हैं जो हेजर्स के पार्टिसिपेशन को एनकरेज कर सके। उसमें जैसा आपने कहा, जागरूकता के लिए जो हम प्रोग्राम करते हैं, विभिन्न तरीके की जो एसोसिएशंस हैं, फिजिकल मार्केट प्लेयर्स की, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरर्स की एसोसिएशंस हैं, उनके साथ हम लोग प्रोग्राम करते हैं। हम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ प्रोग्राम करते हैं ताकि उनको इस प्रोडक्ट के बारे में या कमोडिटी मार्केट के बारे में पता चले और वो अपने कमर्शियल जो एक्टिविटी है उसमें इसको एक हिस्सा बना सकें। बिल्कुल। तो जो अगर देखा जाए तो खास तौर पर जो एमसीएक्स का काम है वो मुस्तकबिल की कीमतों का तयन करना होता है, और इसी को ध्यान में रखते हुए जो ट्रेडर है, जो हेजर है, स्पेकुलेटर है, वो इस मार्केट में एंटर कर सकता है। थोड़ा सा हमने शेयर मार्केट और एमसीएक्स के बीच में फर्क भी समझा। प्रोफेसर नौशाद, मैं थोड़ा सा आपसे समझना चाहूंगी कि अगर हम देखें जैसे इंटरनेशनल मार्केट का जो सिनेरियो होता है, जो उतार चढ़ाव जो ग्लोबल बाजार में होते हैं, उसका असर शेयर मार्केट पे तो पड़ता है। क्या एमसीएक्स पर भी एमसीएक्स भी उससे मुतासिर होता है, और होता है तो किस तरह से? थोड़ा सा आसान जुबान में हमारे नाज़रीन को समझाइए। डेरिवेटिव्स का पूरा रुझान और उसका असर इंटरनेशनल मार्केट से पड़ता है, और ग्लोबल मार्केट में जो भी हो रहा हो, अगर मान लिया चाहे बुलियन में, चाहे वो एनर्जी में, चाहे वो पेट्रोल में, किसी भी चीजें में, या फिर खाद्य पदार्थ में, तो इन सब चीजों का इंटरनेशनल मार्केट में, यहाँ लोकल मार्केट का उस पर ज्यादा असर नहीं होता है, इंटरनेशनल मार्केट का ज्यादा असर होता है। तो हमें जब जो लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उनको स्टडी करना पड़ेगा। वेदर पैटर्न स्टडी, अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की आप बात करें तो आपको वेदर पैटर्न करना पड़ेगा, कब जो है किस चीज की फसल हो रही है और किस चीज की फसल खत्म हो रही है। तो उससे क्या होता है कि जब फसल आती है तो दाम कम रहता है, बाद में फसल का दाम बढ़ा। इसी तरह बुलियन में आप बात करेंगे, जैसे जब डॉलर स्ट्रांग होगा तो जो है वो गोल्ड की इन्वेस्टमेंट कम होगी, डॉलर वीक होगा गोल्ड की इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। अभी आपने देखा हिंदुस्तान में कि लोग गोल्ड के लिए बहुत ज्यादा महंगा हो रहा था, लोग गोल्ड की तरफ भागे, उसके बाद कम होने लगा तो लोग डरने लगे। तो ये क्या है कि ये एक जंग का माहौल जैसे था, है ना। और लोगों को चाहे कोविड के बाद कहिए, चाहे फिर रशिया वार कहिए, या फिर गल्फ वार कहिए, या फिर पैलेस्टीन वार कहिए, तो जहां जहां रिस्क फैक्टर बढ़ता है वहां लोगों का रुझान जो है गोल्ड की तरफ बढ़ने लगता है। तो उसमें डॉलर का एक बहुत बड़ा अहम, अभी जैसे ट्रंप आए हैं तो वो अपने डॉलर को स्ट्रांग करने के लिए ये हैं, टैरिफ पे बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं। हर जगह जो है हर कंट्री ये घबरा रहा है कि मेरे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का क्या होगा, और ये बड़ा इंबैलेंस हर चीज, जैसे वो चाइना से के टकराव में सारी चीज कर रहे हैं। तो ग्लोबल मार्केट का इसमें बहुत बड़ा असर पड़ता है, और उसकी वजह से जो भी इसमें एंटर करना चाहते हैं उन्हें इंटरनेशनल मार्केट की स्टडी करनी पड़ेगी, और उनके बारे में समझना पड़ेगा, वेदर पैटर्न समझना पड़ेगा, किस वक्त क्या होगा, किस कंट्री में स्कर्सिटी है, किस कंट्री की बैलेंस पोजीशन अच्छी है, किस कंट्री का एक्सपोर्ट अच्छा है, किसका इंपोर्ट अच्छा है। उसी हिसाब से चाहे वो बेस मेटल की बात आप कीजिए, चाहे आप बुलियन की बात करें, उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है।
बिल्कुल। तो अगर हम देखें कि जिस तरह से जो इंटरनेशनल मार्केट है, जो अंतरराष्ट्रीय बाजार है, उसका जो असर है वो बिल्कुल एमसीएक्स पर पड़ता है। प्रोफेसर नौशाद ने कुछ बातें बताई। संजय जी, मैं चाहूंगी थोड़ा सा और आप बताइए कि किस तरह से एमसीएक्स जो है उस पर असर पड़ता है, और साथ ही जो ट्रेडर्स हैं, जो स्पेकुलेटर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं या जो हेजर्स हैं, उनको किन बातों का इस सिनेरियो में, अगर कोई इंटरनेशनल डिस्टर्बेंस हो रही है तो इस सिनेरियो में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? कमोडिटी बाजार जो है वो एक पूरा वैश्विक बाजार है, और कमोडिटीज पूरी दुनिया में पैदा होती हैं, चीपेस्ट टू प्रोड्यूस के सिद्धांत पे खरीदी और बेची जाती हैं। हमारा देश बहुत सारी कमोडिटीज का लीडिंग प्रोड्यूसर है, लीडिंग कंज्यूमर है। जितने भी फैक्टर्स हैं जो ग्लोबल लेवल पे, जैसे अगर इंडिया हमारा देश किसी कमोडिटी को इंपोर्ट कर रहा है, जैसे गोल्ड का ही हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। गोल्ड को हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर बाहर दाम बढ़ेंगे तो भारत में भी उसके दाम बढ़ेंगे। फिर गोल्ड पे इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है भारत सरकार द्वारा। अगर इंपोर्ट ड्यूटी में कुछ परिवर्तन होता है तो उसका फर्क, उसका जो इम्पैक्ट आता है एमसीएक्स में गोल्ड के प्राइसेस पे। फिर डी डॉलराइजेशन जैसी जो अभी हमारे को सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे देश अपना जो रिजर्व्स है उसमें से डॉलर्स को हटा के गोल्ड की तरफ जा रहे हैं, तो उससे भी गोल्ड के जो भाव हैं वो प्रभावित होते हैं। कमोडिटीज ग्लोबल एसेट्स हैं। दुनिया में जितना भी जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स, करेंसी फैक्टर्स, इनके चलते जितना भी प्राइसेस में चेंज आता है वो हमारे देश में तुरंत रिफ्लेक्ट करता है। और क्योंकि एमसीएक्स सुबह 9 बजे से रात को 11:30 बजे तक उपलब्ध रहता है हेजर्स के लिए और ट्रेडर्स के लिए, तो जितने भी ग्लोबल फैक्टर्स का कमोडिटीज के भाव में जितना भी परिवर्तन होता है वो एमसीएक्स के माध्यम से हेजर्स को और स्पेकुलेटर्स को तुरंत देखने को मिल जाता है। बिल्कुल। तो अगर हम देखें कि जिस तरह से, जैसे अभी आपने भी बताया सर, कि गोल्ड को लेके काफी जो कंट्रीज हैं वो अपने जो उनके रिजर्व है उसको चेंज कर रहे हैं, उसमें गोल्ड ऐड कर रहे हैं, ज्यादा डॉलर को हटा रहे हैं, डी डॉलराइजेशन कर रहे हैं। ये सारी चीजें बहुत अहम है। साथ ही अगर हम एमसीएक्स में देखें तो एमसीएक्स में भी सबसे ज्यादा जो कमोडिटी जिसपे ट्रेड होता है वो गोल्ड ही है। तो अगर हम देखें जो आम इन्वेस्टर है या खाम तेल भी है, क्रूड ऑयल भी है, तो अगर हम उसमें देखें तो इस तरह की जो चीजें हैं वो ज्यादा डिमांड में होती हैं एमसीएक्स में। तो इसको लेके क्या कुछ ख्याल रखना चाहिए जो ट्रेडर है, इन्वेस्टर है या हेजर को, क्या कुछ ख्याल रखना चाहिए? प्रोफेसर नौशाद, थोड़ा सा समझाइए क्या कुछ बातों का उनको सोने की अगर कीमतों में वो अगर सोने की कीमतें देखते हुए अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सरमायाकारी करना चाहते हैं, तो क्या ख्याल रखना चाहिए? देखिए, जिन जिन चीजों में दाम बढ़ने का होता है, इन्फ्लेशन रिटर्न होता है, तो उसमें क्या करना चाहिए कि उसमें आपको ये सोचना पड़ेगा, स्पेकुलेट करना पड़ेगा कि किस चीज का भाव बढ़ने वाला है। अगर वो भाव बढ़ने वाला है तो आपको कॉल खरीदना चाहिए, आप कॉल का ट्रेड लेना चाहिए, और अगर मान लिया घटने वाला है तो आपको पुट का लेना चाहिए। और उसी तरह से जो ट्रेडर हैं वो स्पेकुलेशन करके कौन चीज बढ़ने वाला है उसमें करते हैं, और फिर जो प्रोड्यूसर हैं वो लोग भी इसका फायदा उठा सकते हैं। वो अपना जो प्रोड्यूस जान रहे हैं, अगर जैसे किसान केचप की बात बोल रहे थे, वहां टमाटर का दाम अगर बढ़ने वाला है तो वो टमाटर पहले ही से वो कंट्रैक्ट लेकर के वो रख करके के वो, और बाद में अगर बढ़ गया तो वो काट लेंगे। तो उससे जो है वो अपनी रिस्क फैक्टर बचा सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके एग्रीकल्चर लोगों को, हालांकि वो इतना अभी पॉपुलर नहीं हुआ है, और बड़े अच्छे से बता रहे थे कि एमसीएक्स बहुत भी एडुकेशन और लोगों को इस बारे में बता रहा है। जागरूकता की जरूरत है, लोगों को इंफॉर्मेशन देने की जरूरत है, इसके लिए कैसे करना चाहिए, क्योंकि ये जोखिम भरा भी काम है, रिस्क भरा भी काम है। तो ऐसा नहीं कि जो लोग, क्योंकि शेयर मार्केट में जैसे लोग
लोगों को क्या हुआ, बड़ा पैसे कमाने के लिए आए और कमा के चले गए। इवन इसी तरह से ऐसा ना हो कि एमसीएक्स में लोग ट्रेड करने के लिए आए और अपना सारा पूंजी गवा दें। तो इसीलिए उन्हें जो है एजुकेशन सीरीज चलानी चाहिए, लोगों को जागरूकता यूनिवर्सिटीज में और भी जगहों में और ट्रेडर्स और लेबरर्स और किसानों को ये समझाना पड़ेगा और उनको कैसे करें और ताकि वो उससे फायदा उठा पाए। बिल्कुल। संजय जी, जैसे कि मेरा सवाल था कि किस तरह से अगर हम देखें कि सोने पे और खाम तेल पे जो क्रूड ऑयल है और जो सोना है वो सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाली कमोडिटी है एमसीएक्स में। मेरा सवाल यह है कि आखिर क्या वजह है जो इतनी डिमांड में सोना है और इतनी डिमांड में क्रूड ऑयल एमसीएक्स पे रहता है, साथ ही ये आम जो इन्वेस्टर है उनके लिए ये एक किस तरह का मैसेज देता है कि उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और क्यों उनको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? किसी भी कमोडिटी में जो पार्टिसिपेशन है उस कमोडिटी के मार्केट साइज पे डिपेंड करता है। सो एक मल्टीप्लायर फैक्टर लगता है कि फिजिकल मार्केट में उसका ये साइज है और डेरिवेटिव मार्केट में इतने गुना वो ट्रेड होता है। सो आपने सही कहा कि सोने में जैसा लोगों को जितने भी पार्टिसिपेंट है मार्केट के उनको पिछले साल जो रिटर्न मिला है उससे इसका आकर्षण लोगों को ज़्यादा बढ़ा है अपने एसेट पोर्टफोलियो में गोल्ड को रखने का। सो गोल्ड को अपने एसेट पोर्टफोलियो में रखने के मुख्यतः 3 तरीके हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, एक स्टॉक मार्केट में प्रोडक्ट ट्रेड होता है, और एक एमसीएक्स का गोल्ड जिसमें आप प्राइसेस को देख भी सकते हैं और आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे गोल्ड के 5 तरीके से ट्रेड होता है। जैसा मैंने कहा, बड़ा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 1 किलो का कॉन्ट्रैक्ट है, फिर 100 ग्राम का कॉन्ट्रैक्ट है, फिर 10 ग्राम का है, 8 ग्राम का है और 1 ग्राम का है। सो 1 ग्राम का कॉन्ट्रैक्ट जिसे हम गोल्ड पेटल भी बोलते हैं, मुझे ये बताकर बहुत खुशी हो रही है कि जब से उसमें डिलीवरी का काम शुरू हुआ है, हालांकि गोल्ड के सारे कॉन्ट्रैक्ट या बहुत सारी कमोडिटीज़ के कॉन्ट्रैक्ट फाइनल जो सेटलमेंट होती है वो डिलीवरी के माध्यम से होती है। सो गोल्ड पेटल में 6 लाख सिक्कों से ज़्यादा की डिलीवरी एमसीएक्स के प्लेटफॉर्म से हुई है। सो इसका कहने का मतलब ये है कि क्योंकि ये सबसे छोटा कॉन्ट्रैक्ट है तो ऐसा निवेशक भी इसमें भागीदारी कर रहा है जो बहुत ही छोटा निवेशक है और उसको गोल्ड में अपने पोर्टफोलियो में उसको रखना है। इसी तरीके से सिल्वर में भी 1 किलो, 5 किलो और 30 किलो के 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट एमसीएक्स में ट्रेड होते हैं और वो भी कंपलसरी डिलीवरी के माध्यम से सेटल होते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आपने एमसीएक्स में गोल्ड या सिल्वर ले लिया और आप कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी तक आपने पोजीशन अपनी काटी नहीं तो आपको डिलीवरी मिल जाएगी। सो बहुत सारे जो हेजर्स हैं या इवन इन्वेस्टर्स हैं वो सोना चांदी में एमसीएक्स में फ्यूचर में पोजीशन बना के डिलीवरी पीरियड तक ले जाके डिलीवरी अपने अकाउंट में ले पा रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर हम देखें कि जिस तरह से 6 लाख, सर ने अभी एक नंबर बताया कि किस तरह से इतने गोल्ड के जो कॉइन्स हैं वो बिके हैं एमसीएक्स के थ्रू, तो अगर हम दूसरे ऑप्शंस की भी बात करें, अगर हम गोल्ड और सिल्वर की भी बात अगर हम करें, तो आजकल लोगों में काफी मकबूल होता जा रहा है। लोगों को एक ऑप्शन ये समझ आने लगा है और लोग उसकी तरफ बढ़ने भी लगे। लेकिन उसके साथ ही एक बड़ा सवाल ये होता है कि जो लोग ट्रेडिशनल गोल्ड में इन्वेस्ट करना ज्यादा पसंद करते हैं, जो फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करना ज्यादा पसंद करते हैं, उनको ये किस तरह से समझाया जा सकता है कि हाँ, जो ई गोल्ड है और जो ई सिल्वर है वो ज्यादा सेफ, ज्यादा एक्सेसिबल और एक प्रॉफिट कमाने का एक जरिया है। प्रोफेसर नौशाद, थोड़ा सा समझाइए कि किस तरह से जो ट्रेडिशनल गोल्ड जो यूज कर रहे, जो ट्रेडिशनल गोल्ड में इन्वेस्टिंग करते हैं, वो किस तरह से जो ई गोल्ड है, ई सिल्वर है, उस पर शिफ्ट कर सकते हैं। एक्चुअली इन्वेस्टमेंट की जब बात कर रही है जो पोर्टफोलियो का और लोग करना चाह रहे हैं, तो आजकल क्या है कि वो रिस्क को जो है वो एक जगह नहीं रखना चाहते हैं, तो वो मल्टीपल चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कुछ लोग आपके गोल्ड में कर रहे हैं, कुछ दूसरे फॉर्म में कर रहे हैं, तो उससे क्या है कि उनका रिस्क मिटिगेट हो रहा है
और अभी 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 क्या है कि धीरे धीरे लोग जो है डिमेटलाइज फॉर्म में गोल्ड के जा रहे हैं। वो इसलिए भी जा रहे हैं क्योंकि रिस्क फैक्टर भी हो रहा है, लोगों को रखने में गोल्ड ये हो रही है। और उसके अलावा जो है इवन बहुत से लोगों को तो अब ये हो रहा है कि पहले आप मान लिया ऑर्नामेंट्स आप लेते हैं तो फिर और लोगों की आज यंग जनरेशन की क्या है, पुराने ऑर्नामेंट्स की जो है वो नए डिजाइन से हर बार खोजते हैं। तो उसमें क्या है कि अगर आप उसको उससे नए डिजाइन चेंज करना चाहते हैं तो उसमें बहुत नुकसान हो जाता है। उसमें वो अगर आप बाजार में बेचने जाएं तो वो बहुत सारे चार्जेस करके आपको ये कर, तो लोग क्या है कि कुछ ये भी ये कर रहे हैं कि उसको कैश फॉर्म में रख रहे हैं, उसको इन्वेस्टमेंट फॉर्म में रह रहे हैं, ताकि जब भी जरूरत हो वो या तो वो गोल्ड एसेट फॉर्म में ले लें या उसको जो है अगर उनका डिमेटलाइज फॉर्म में है तो उसको फिर कन्वर्ट करके बाद में ऑर्नामेंट्स बनाए। तो अभी अभी क्या है कि लोगों का सोचने का नजरिया बदल गया है। पहले हम लक्ष्मी की पूजा करते थे, हर घर में गोल्ड रहा करता था, और अब लेकिन वो गोल्ड रिस्की भी हो गया है। गोल्ड कहां रखे, कई बार बैंक्स में रखते हैं तो बैंक्स में वो वहां चोरी हो जाती है, बैंक्स बंद हो जाते हैं। तो इन सब चीजों में लोग आज की डेट में जहां भी है वो सोचते हैं कि हम अगर प्रॉफिट करेंगे तो उस प्रॉफिट से हम कभी भी जाएंगे खरीद लेंगे। तो इसलिए ये ज्यादा से ज्यादा किया जा रहा है कि आप जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट में आप ज्यादा प्रॉफिट तब कमा सकते हैं जब आपका हर होराइजन में, हर चीज में बटा हुआ रिस्क हो। तो अगर शेयर मार्केट में है तो बुलियन में भी होना चाहिए, कुछ और डिमेटलाइज फॉर्म में भी होना चाहिए, तो कुछ मकान भी होना चाहिए, कुछ इंश्योरेंस भी होना चाहिए। तो ऐसे लोगों की आजकल क्या है कि फाइनेंशियल एनालिसिस लोग ज्यादा कर रहे हैं, इसलिए धीरे धीरे अब सोच चेंज हो रही है। ये सिर्फ जो है फिजिकल गोल्ड पे लोग नहीं जा रहे हैं, क्योंकि फिजिकल गोल्ड में बहुत वेरिएशन भी हो रही है। आप अभी देखिए 1 लाख तक गया, फिर उसके बाद नीचे आने लगा। इवन अक्षय तृतीया और ये है तो अब जो है रेट्स बढ़ नहीं रहा है। लोगों को बहुत डर लग रहा है खरीदने में कि फिर गिर जाएगा, या फिर मार्केट ये कह रहा है कि और गिरेगा। तो लोग जो है कंज्यूमर बिहेवियर है, जो चाहते हैं कि हम फायदे के लिए करें, हम और रुकें। तो इन सब चीजों से लोग जो है बड़े डरे हैं, और ये जो उनके भी हैबिट्स और बिहेवियर चेंज हो रहा है। बिल्कुल। तो अगर हम देखें कि जिस तरह से लोग ई सिल्वर और ई गोल्ड को अब कंसिडर करने लगे हैं, लेकिन इन सारी चीजों के बीच में जो एक टॉप ऑफ द माइंड उनकी चीज रहती है वो स्कैम्स, जो आजकल बहुत ज्यादा बढ़ भी रहे हैं और लोगों को बहुत जल्दी ट्रस्ट नहीं होता। लेकिन साथ में जो सेबी है, क्योंकि एमसीएक्स को रेगुलेट भी कर रही है सर, तो सेबी जो है वो पूरी नजर रखती है और पूरी कोशिश करती है कि जो निजाम है एक वो महफूज और एक बहुत मतलब मुनज्जम निजाम जो है उनको फराहम किया जा सके, एक अच्छी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जा सके, जिससे लोग जो है एमसीएक्स पे ट्रस्ट कर सके। मैं चाहूंगी आप कुछ ऐसे एग्जांपल्स दें जिसकी वजह से लोगों को ये ट्रस्ट हो सके कि सेबी रेगुलेट कर रही है, कोई स्कैम किसी तरह की कोई चीजों का उनको डरने की जरूरत नहीं है इन चीजों में जब वो एमसीएक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो एमसीएक्स सेबी द्वारा रेगुलेटेड एक्सचेंज है। सेबी दुनिया के बेस्ट रेगुलेटर्स में से आता है, और सेबी ने ऐसे बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं जिससे इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट और उनकी प्रोटेक्शन हो सके। जैसे अभी रिसेंटली सेबी ने एक टेस्ट की अनाउंसमेंट करी, अवेयरनेस टेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, कि जो भी इस मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाहे सेबी सलाह देती है कि आप उस टेस्ट को पास करके आएं और मार्केट में पार्टिसिपेट करें, ताकि आपका एक मिनिमम जो एक स्किल सेट है वो आपका हो मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए। दूसरा, सेबी का संदेश ये रहता है कि जिस भी ब्रोकर के माध्यम से आप एक्सचेंज में अगर कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आप इंश्योर करिए कि वो ब्रोकर एक्सचेंज के साथ रजिस्टर्ड है, सेबी के साथ रजिस्टर्ड है। डब्बा ट्रेडिंग के खिलाफ सेबी ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। डब्बा ट्रेडिंग वो होता है जब आपका जो भी आप सौदा करते हैं वो एक्सचेंज में नहीं जाके जो बुक रन कर रहा है उसके पास चला जाता है। तो सेबी ने बहुत ही सोशल मीडिया के माध्यम से, एक्सचेंजेस के माध्यम से सब इन्वेस्टर्स को बताने की कोशिश की है कि आप डब्बा ट्रेडिंग में इन्वॉल्व मत होइए। जितना भी ट्रांजैक्शन एक्सचेंज पे आपका होता है उसका आप बराबर रिकॉर्ड लीजिए और उस रिकॉर्ड को रखिए, उसको वेरीफाई कीजिए। सो सेबी ने ऐसे बहुत सारे कदम उठाए हैं।
एक डेडिकेटेड वेबसाइट है सेबी द्वारा बनाई हुई investor.sebi.gov.in, जहां पे ज्ञान के अलावा बहुत सारे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए तरीके का कंटेंट है। सो मैं सबको सलाह देता हूं कि सेबी के द्वारा जितने भी स्टेप्स लिए गए हैं, एक सारथी ऐप है सेबी का जो सब इन्वेस्टर्स को अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर लेना चाहिए। सो सारथी ऐप हो गया, वेबसाइट हो गया, अवेयरनेस टेस्ट हो गया, संदेश हो गया कि आप एक्सचेंज के माध्यम से ही ट्रेड कीजिए। तो सेबी ने बहुत सारे कदम उठाए हैं जागरूकता के लिए। और जहां तक MCX पे ट्रांजैक्शन का या उससे क्वालिटी का सो हमारे यहाँ पे जितना भी मटेरियल सेलर्स डिलीवर करते हैं, बहुत ही एक रिगरस और रोबस्ट प्रोसेस है जिससे हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट में क्वालिटी स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है वही बायर को डिलीवर हो, क्योंकि हम उसके अलावा कोई हमारे प्लेटफॉर्म पे किसी भी क्वालिटी का मटेरियल एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। तो वो प्रोसेस बहुत ही पिछले 20-22 साल से चले आ रहा है। कोई भी क्वालिटी को लेके कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ है। सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिटी साथ में रहता है। जितने भी तमाम कागजात उसकी क्वालिटी को प्रूव करने के लिए रहते हैं वो हर एक डिलीवरी के साथ अटैच्ड रहते हैं। सो इन्वेस्टर्स को क्वालिटी को लेके कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक्सचेंज MCX इंश्योर करता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस हैं उसी क्वालिटी का ही कमोडिटी MCX के प्लेटफॉर्म पे डिलीवर हो। बिल्कुल। तो सेबी ने काफी कुछ इक़दामात किए हैं जिससे जो निज़ाम है वो एक मुनज़्ज़म निज़ाम को यकीनी बनाया जा सके। साथ ही अगर हम देखें तो इंडिया में जो कमोडिटी की ट्रेडिंग अवेयरनेस है वो बहुत कम है, और यही वजह है कि शायद लोग MCX की तरफ उतनी जल्दी नहीं पहुंच पाते हैं और MCX से शायद दूर भी हैं। लेकिन उसके पीछे क्या सबसे बड़ी वजह है? प्रोफेसर नौशाद, मैं चाहूंगी थोड़ा सा आप समझाएं कि किस तरह से हम लोगों को ज्यादा बेदार कर सकते हैं जिससे वो इस MCX के प्लेटफॉर्म से जुड़े और यहां इसके जरिए अपने मुनाफे में इजाफा कर सकें। किस तरह से वो आगे बढ़ सकते हैं? नहीं, इनको जैसे एडुकेशन की बात बोल रही थी कि सबको जो है बताया जा रहा है कैसे करें और कैसे अच्छे से करें, कैसे ट्रेड करें और कैसे पैसा कमाया जा सके। तो उसके लिए MCX भी कर रहा है। और आज की डेट में सिर्फ MCX ही नहीं, आप डेरिवेटिव तो आप अगर कहिएगा तो सारे अपस्टॉक्स हुआ या और भी ज़ेरोधा हुआ और भी सब सारे एक्सचेंज से आप जो है वो भी वहां से भी आप खरीद सकते हैं। तो इस बात की गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा ये कर रही है, प्रोत्साहन कर रही है। और इससे क्या है कि लोगों को जागरूकता फैल रही है और लोग हेज रिस्क कर जा रहे हैं। रिस्क फैक्टर्स जो लोगों का है, क्योंकि क्या कि शेयर मार्केट में भी अच्छी कमाई नहीं हो रही है क्योंकि फ्लक्चुएशन आता है। तो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं और जितने भी ट्रेडर्स हैं वो ये भी चाहते हैं रेगुलेटेड उनका इनकम हो और वो कई चीज़ों पे इन्वेस्ट करें। और इसलिए ये भी एक MCX भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है। और इस प्लेटफॉर्म के अलावा भी और भी प्लेटफॉर्म भी आपके इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, बुलियन ट्रेड पे और उस पे और लोगों की रुझानियत बढ़ रही है। और इस रुझानियत के बढ़ने से जो है वो वायदा बाजार बढ़ रहा है। और ऑप्शंस और फ्यूचर्स एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में हो, चाहे बिलियन में हो, चाहे फिर गोल्ड में हो, लोग ज्यादा इंटरेस्ट हो रहे हैं और इस सिचुएशन का फायदा उठाना चाह रहे हैं। और इसमें और भी अच्छी बात ये हो रही है कि चूंकि टाइम फैक्टर है, 9 बजे से लेके 11 साढ़े 11 बजे रात तक ये होती है। तो अगर पहले ये था कि अगर आप शेयर मार्केट में कर रहे हैं तो 3 साढ़े 3 आप तो ऑफिस में रहते हैं, तो लोगों को एक्स्ट्रा इनकम कमाने की, चूंकि आजकल महंगाई बहुत ज्यादा है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, तो लोग ये चाह रहे हैं कि हम कुछ एक्स्ट्रा इनकम क्रिएट करें, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो काम करने वाले लोग हो, चाहे इंटरप्रेन्योर्स हो, चाहे बिजनेसमैन है। तो वो इवन ऑफिस के आने के बाद भी स्टडी करके और इन के वायदे बाजार में इंटर कर सकते हैं। तो सिर्फ MCX ही प्लेटफॉर्म नहीं, आज की डेट में आपका ज़ेरोधा भी दे रहा है, अपस्टॉक्स भी दे रहा है
और भी जितने जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, इवन जो शेयर मार्केट के प्लेटफॉर्म्स हैं, वो भी इसमें MCX से कनेक्ट करके इसको प्रमोट कर रहे हैं, और ये एक बहुत अच्छा कदम है। और ये जागरूकता फैलाने के अलावा लोगों को फायदा हो सकता है अगर वो ठीक से पढ़े, अपना रिस्क एनालिसिस करें और उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें। बिल्कुल। तो 2003 में कायमशुदा MCX जो है वो एक बहुत शानदार प्लेटफॉर्म है जो सेबी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। साथ ही ये यकीन दिलाता है कि ये एक महफूज और मुनज़्ज़म माहौल को फराहम करेगा और ये यकीनी बनाएगा कि लोगों को इससे मुनाफा हो। हालांकि ये कोई इस तरह की कोई श्योरिटी नहीं दी जाती है कि बिल्कुल मुनाफा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो पढ़कर स्टडी करके मुताला करके इसमें एंटर करते हैं वो खास मुनाफा कमा सकते हैं। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा इस पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं। इसके लिए हमारी ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और हमारे दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में तशरीफ लेकर आए। इसी के साथ दीजिए हमें इजाजत। आदाब। बंदिशें अल्फाज जड़ने